नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन हम एक और लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। शिक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश की, उससे संबंधित हम क्वेश्चन करा रहे हैं। पेपर नंबर 5 का ही हम पोर्शन अभी कवर करा रहे हैं और बगैर किसी बकैती के, फालतू की बातें किए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मुझे इसमें आपको एक से अधिक क्वेश्चन कराने हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या हैं? अगला क्या जोड़ रखा है? नई शिक्षा नीति इसके समाधान में कैसे सहायक हो सकती है? क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन को जब आप डिकोड करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? एक तो जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसकी वो प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, समस्या क्या है उसमें, और उस समस्या के समाधान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो किस प्रकार से सहायता करेगी। उसमें ऐसे कौन से प्रावधान हैं कि जो प्रावधान प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि नई शिक्षा नीति की तुम सारे प्रावधान लिख दोगे लाइन से, नहीं। प्राइमरी एजुकेशन की जो समस्या है उनको सॉल्व करने में नई शिक्षा नीति के कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो इसमें समाधान के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। IBC फॉर्मेट अपनाते हैं और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। क्या है इंट्रोडक्शन? प्राथमिक शिक्षा पारंपरिक रूप से औपचारिक शिक्षा का पहला चरण है। जैसे औपचारिक शिक्षा प्रणाली की स्टार्टिंग होती है, उसका पहला चरण माना जाता है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अब उससे क्या होगा, जिसे नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है ना, हमने दोनों फोकस पॉइंट जोड़ लिए, प्राइमरी एजुकेशन का जोड़ा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो जिसे नई शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 3 साल की पहले से मान्यता प्राप्त प्री स्कूलिंग शामिल है ना, शामिल करके उन्हें खेल कूद के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा प्रदान करना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्री स्कूलिंग शामिल किए गए हैं, उसमें खेल कूद के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा को प्रदान करके हम प्राथमिक शिक्षा की जो औपचारिक शिक्षा है उसको और बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। ठीक है, अब इसका बॉडी पार्ट काम करते हैं, क्योंकि बॉडी पार्ट में समस्या पूछा था। पहला बॉडी पार्ट क्या था? उसके बॉडी पार्ट 2 थे। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रावधान, सेकंड वाला पहला था प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। ये तो पहले बॉडी पार्ट पे काम करते हैं। इधर आप मैप देख रहे होगे, मैप में क्या लिखा गया है? क्षेत्रीय अनुसार, मतलब यूपी को क्षेत्रवाज बांट लो आप। ये वेस्टर्न यूपी हो गया, ये ईस्टर्न यूपी हो गया, है ना, ये आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, ये आपका मध्य यूपी आ गया, ये आपका पूर्वांचल मतलब वेस्ट ईस्टर्न यूपी, और ये आपका बुंदेलखंड एरिया। तो इन एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी अलग अलग एजुकेशन की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी समस्याएं हो सकती हैं। हमने कोशिश करी मैप में बनाने की, बाकी तो जनरलाइज हैं ही समस्या। तो क्षेत्रीय अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं कौन कौन सी हैं वो यहाँ हमने दिखाया है। ठीक, जैसे थोड़ा बहुत लिख दिया ड्रॉ करके, अच्छा लगता है, मैप बन जाता है। तो कोशिश करी। सूखा प्रवण क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, पानी का अभाव रहता है, पेयजल अभाव। पेयजल अभाव मतलब जब हम लिखते हैं ना कि प्राइमरी एजुकेशन जो रहता है कि स्कूल जो रहते हैं, यहाँ शौचालय की कमी है, पेयजल का अभाव है, स्वच्छता संबंधी समस्याएं, तो वहाँ पेयजल का अभाव है सूखा प्रवण क्षेत्र होने के कारण बुंदेलखंड एरिया में, है ना। और काम के लिए प्रवास कर जाते हैं तो बच्चों को भी साथ जाना पड़ जाता है, तो ये ड्रॉप आउट दर भी ज़्यादा अधिक मिलेगी आपको, है ना। फिर मिडिल एरिया में आप देखोगे ये लिंग असमानता, शिक्षण प्रशिक्षण डाल दिया। ईस्टर्न में आप देखोगे उच्च ड्रॉप आउट दर है। क्यों? क्योंकि वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक, और इधर वेस्ट में शिक्षा की गुणवत्ता डाल दिया। यहाँ हम ये मान के चल रहे थे कि वेस्टर्न यूपी में लगभग दिल्ली NCR का एरिया है या दिल्ली के आसपास, तो स्कूल का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सही मिल सकता है, लेकिन उसको गुणवत्ता के मामले में आप देख लो। अगर आप गाजियाबाद वगैरह में देखोगे, जितने भी बीटेक वगैरह के कॉलेज खुले हुए हैं, बीएड वगैरह के आप एंट्रेंस वगैरह देने जाना, लाइन लगा करके थोक बिक्री में तुम्हें बीएड करा रहे होते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के हम देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो फोकस है वो है प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन की समस्या बतानी है हमको। चलिए आ जाइए। आधारभूत अवसंरचना का अभाव मिलेगा। अब ये समस्याएं जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, इससे पहले जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था एजुकेशन से संबंधित, उसमें भी मैंने समस्याओं को जिक्र किया था। आप उन समस्याओं को भी यहाँ डाल सकते हो और उसी तरीके से आप
क्यों? क्योंकि कल का क्वेश्चन मैंने छतरी वाला क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा छतरी वाले क्वेश्चन होते हैं जो बड़े लेवल पे होते हैं। क्योंकि कल वाला क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियां, शिक्षा प्रणाली पूरा छतरी वाला क्वेश्चन था। अब उसको सेक्टर वाइज बांटोगे, प्राइमरी शिक्षा में कौन सी है, तो प्राइमरी शिक्षा की समस्या है। फिर मैं कहूँ सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा की समस्या क्या है, हायर एजुकेशन की समस्या क्या है, वो उनके सब 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 सेक्टर हो जाएंगे ना। एक होता है फोकस, तो फोकस छतरी वाला पॉइंट था, वो कल मैंने क्वेश्चन कराया था, उसकी समस्याएं आप यहाँ लिख सकते हो। जो खामियां हमने बताई थी, छात्र शिक्षक अनुपात का खराब होना, शिक्षा में समावेशिता का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, ड्रॉप आउट दर अधिक होना, बुनियादी ढांचे की कमी, जो मैंने यहाँ ये पॉइंट लिखा है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन का, कि अगर आपको इस तरीके की समस्याएं पिछले वाले क्वेश्चन की याद हो तो आप यहाँ ये लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। शिक्षकों की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता, बाल श्रम और गरीबी की समस्या, लिंग असमानता, सरकारी योजनाओं का अपर्याप्त क्रियान्वयन, कम उपस्थिति और उच्च ड्रॉप आउट दर, भाषा और संप्रेषण की समस्याएं, है ना। ये मैंने सीधा सीधा पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उपरोक्त समस्याएं जो आपको दिखाई दे रही हैं उसमें नई शिक्षा नीति निम्न प्रकार सहायक हो सकती है। ये आपके बॉडी पार्ट का सेकंड पार्ट था, ठीक है ना, क्योंकि 2 फोकस पॉइंट थे जो बॉडी पार्ट में आने थे और उनको बराबर बराबर वेटेज हमको देना था। तो अभी आइए नई शिक्षा नीति किस पर सहायक हो सकती है। अब नई शिक्षा नीति के सीधे सीधे प्रावधान नहीं लिख देने, जो भी हैं सारे ही लिखने होंगे, नहीं, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन की समस्याओं को सॉल्व करें वो। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आप नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं। 3 वर्ष की आयु से स्कूली शिक्षा का प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। ठीक, शिक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, 5-3-3+4 के रूप में डिजाइन किया गया है। पहले कैसा होता था, 10+2। तो इसमें स्टार्टिंग से ध्यान दे दिया जाएगा। 3 साल का बच्चा बैठेगा, 2 साल तक तो वैसे ही सिखाया जाएगा उसको, 1 और 2 साल तक फिर खेलेगा। उसके बाद 3 साल, जो ये 3 साल होंगे ये वाले, ये तुम्हारे रहेंगे तीसरी चौथी पाँचवीं कक्षा के। ये 3 साल जो रहेंगे जो 6, 7, 8 वाले रहेंगे, है ना। आगे देखो, मातृभाषा में शिक्षा। तो मातृभाषा में शिक्षा स्थानीय भाषा जो रहेगी वही, कम से कम ग्रेड 5 तक और उससे आगे ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा का उपयोग करना है, ये उसमें बताया गया। और ग्रेड 8 तक कितना हो जाएगा कवर आपका, ये 5+3+3, ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन को दिखा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्कूल स्तर की शिक्षा तक समान, सभी की, यहाँ थोड़ा सा हो गया, यहाँ होना सभी की स्कूल स्तर तक की शिक्षा तक समान पहुँच होना। तो ये क्या, इसमें क्या होगा, छात्रों की प्रगति और उनके सीखने की क्षमता को ट्रैक करना। क्या करना, ट्रैक करना लगातार। आगे, व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को शामिल करना, है ना, और उसमें आपको इंटर्नशिप का भी अवसर मिलेगा। अब आजकल की एजुकेशन आप देख लो, आपको लगता है डिग्री थोक भाव में बिकली होती है, किसी की भी ले लो तुम डिग्री, और बीएड वगैरह करके तो ऐसे ही घर पे बैठ कर की बीएड हो जाती है, पेपर देने चले जाओ, बस एमए बीए कर लो यार डिस्टेंस से। तो ये तो हालत है, फिर बेरोजगारी का आलम चलेगा ही। तो ये ऐसी एजुकेशन दो ना जिससे कि आगे जॉब मिले हमें, जो हमारे कैरियर को उड़ान दे। यही तो समस्या हम खोज रहे हैं उसमें। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता कक्षा 3 से ही शुरू हो जाएगी, है ना। बच्चों के पोषण पर ध्यान देना, जिसमें आप मानो कि मिड डे मील की उपलब्धता का प्रावधान है ना। लर्निंग मॉडल पर विशेष ध्यान देना, ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है और ये हमारी प्राथमिक शिक्षा की जो समस्या हैं उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगी। अवसंरचनात्मक समस्याओं को दूर करना, स्कूल पाठ्यक्रम में परियोजना आधारित शिक्षा प्रदान करना, है ना। और परियोजना आधारित कैसे होगी, 21वीं सदी के कौशल से लैस करेगा। जब आप ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करोगे जो परियोजना आधारित शिक्षा हो, पढ़ाई ऐसी कराई जाए जैसे अब है एआई का कमाल चल रहा है आजकल, तो जो डिजिटल तरीके की चीज़ें हैं जो नई आ रही हैं मार्केट में, तो शिक्षा में परिवर्तन वैसा ही होना चाहिए, है ना। तभी तो कहेंगे कि 21वीं सदी के कौशल से लैस हो। शिक्षा में तकनीकी नवाचार को लेके आना, शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करना, ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, जैसे पढ़े भारत बड़े भारत, इस टाइप से, है ना। ये
चलिए आगे चलते हैं। जब हमने बताई दी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्राथमिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, उसके बाद भी हम बता सकते हैं कि आगे की राह और क्या हो सकती है उसमें। शिक्षा में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। CSR फंड, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व, इस फंड का उपयोग करना, नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। ठीक। नई शिक्षा नीति के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके प्रति अगर आप जागरूक नहीं रहोगे कि उसके क्या क्या लाभ हैं, तो आप उसके प्रति कैसे आगे बढ़ोगे। तो नई शिक्षा नीति के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये आप आगे की राह में और डाल सकते थे पॉइंट, और उसके बाद आप करोगे क्वेश्चन को कंक्लूड। ठीक। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सभी बच्चों को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे उनका समग्र विकास और प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। ठीक है ना, ये आपका कंक्लूड हो गया, कंक्लूड कर दिया ना, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका 11 से 14 13 मिनट में। अभी मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो लगता है आप देखते हो या नहीं देखते हो पता नहीं, है ना, तो मैं इसको यहीं रोकूँगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो मैं एक और क्वेश्चन पर डालूँगा, उसको भी आप देखना। बाकी आप कमेंट में मुझे बता दिया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ कमी लगा करे या फिर कुछ ऐड करने के लिए कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे या इसमें ये वाले पॉइंट भी डाल सकते थे, है ना, कि जो हमने निष्कर्ष दिया है इसमें कुछ और आशावादी दृष्टिकोण के साथ इसको हम समाप्त कर सकते थे, वो सब आप राय दिया करें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उस पर जुड़ें, ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के नाम से है, वो चैट ग्रुप है, उस पर आप चैट भी कर सकते हो, एक दूसरे के से बातें कर सकते हो, हमसे बातें कर सकते हो, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं एग्जाम से संबंधित आप उनको शेयर भी कर सकते हो वहाँ, है ना। तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।